इसलिए सारे जो फायर डिपार्टमेंट के रूल्स हैं, जो नॉर्म्स है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सेफ्टी नॉर्म्स से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब जैसे फायर का मिनिमम जो रेगुलेशन स्टार्ट होता है वो 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो और 15 मीटर से ज़्यादा हो, तो उसमें फायर को अप्रूवल लेना प्रायर मैंडेटरी होता है। तो स्मोक निकलने का रास्ता होना चाहिए, सब पूरा बंद नहीं करना चाहिए। बंद रखें तो ऐसे इमरजेंसी केस में लोग ग्लास तोड़ के स्मोक को निकाल दें। जितना स्मोक निकलेगा उतना थोड़ा यहाँ पे कंफर्टेबल बढ़ जाता है। एनओसी के टाइम में डिपार्टमेंट आके पूरा जांच करता है कि सारा इक्विपमेंट लगा है या नहीं लगा और वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद ही फायर डिपार्टमेंट एनओसी इशू करता है और वो हर एक साल कराना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब से मुजफ्फरपुर शहर के प्रसाद हॉस्पिटल, जो कि काफ़ी मशहूर हॉस्पिटल था, और वहाँ के आईसीयू वार्ड में आग लगी, उसके बाद एक लगातार से हर एक अस्पताल की जो है वो जांच शुरू हो गई है। लोग अस्पतालों के मानकों के ऊपर बातचीत करने लगे हैं। लेकिन क्या केवल अस्पताल में ही दुर्घटना होती है, और क्या जांच केवल अस्पताल के ही जो इमारत हैं उन पर होनी चाहिए? अगर देखा जाए तो शहर में शायद ही ऐसा कोई इमारत या भवन होगा जो उन मानकों को, सुरक्षा मानकों का पालन करता होगा, और उस हिसाब से जो है वो वहाँ पर प्रक्रियाएं की गई होंगी। अगर जांच हो तो पता नहीं कितनी सारी जो है वो बातें इसमें खुल करके आएँ, जिस तरह से प्रसाद हॉस्पिटल के बारे में भी आई हैं। इसी विषय पर जो तकनीकी बातें हैं, क्योंकि हम अगर किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो अमूमन वहाँ की खूबसूरती, वहाँ पे एसी लगा है, लाइट लगा है, ये देख करके हमको लगता है कि वो अमुक बिल्डिंग जो है वो ठीक है। लेकिन जो तकनीकी बातें हैं वो तकनीशियन जो इस विभाग से जुड़े हैं वही समझ सकते हैं। तो इसलिए आज हमने आमंत्रित किया है आर्किटेक्ट विपुल कुमार सिंह को, जो कि इस विषय में हमें जानकारी देंगे। तो सबसे पहले सर, आपका हमारे फर्स्ट लुक बिहार के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ठीक है, प्रसाद हॉस्पिटल में एक दुखद घटना हुई और उसके बाद से लोग तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं। ठीक है, अस्पतालों के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से होना चाहिए स्ट्रक्चर वहाँ का। लेकिन फिर भी अगर हम पूरे शहर की बात करें तो क्या आपको लगता है, अगर प्रतिशत में आपसे पूछूं, तो कितने प्रतिशत इमारत जो हैं या भवन जो हैं वो सही मानक को फॉलो करते हैं, और नहीं करते हैं तो कार्रवाई कैसे होनी चाहिए? बहुत कम, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन बहुत से कम बिल्डिंग्स ऐसे हैं जिनको कि सारे बायलॉज को और सुरक्षा मानकों को फॉलो करते हैं। और जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो बिल्डिंग वालों जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। जैसे हमने पहले ही बताया था कि फ्रंट में कोई सेटबैक अलाउड, फ्रंट सेटबैक में कोई डेविएशन अलाउड नहीं है, सिर्फ आर्किटेक्चरल फीचर्स के लिए। साइड सेटबैक में भी अभी 20% डेविएशन कंट्रोलर लिमिट में है, रियर साइड में भी कंट्रोलर लिमिट में है, तो उसको हम लोग एक्सीड नहीं करें। नतीजा क्या होता है कि ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो फायर डिपार्टमेंट को वहाँ अप्रोच करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए सारे जो फायर डिपार्टमेंट के रूल्स हैं, जो नॉर्म्स है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सेफ्टी नॉर्म्स से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब जैसे फायर का मिनिमम जो रेगुलेशन स्टार्ट होता है वो 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो और 15 मीटर से ज़्यादा हो, तो उसमें फायर को अप्रूवल लेना प्रायर मैंडेटरी होता है। लेकिन जो छोटी बिल्डिंग्स भी जो है उसमें भी जो कंसल्टेंट है वो ध्यान रखें कि एग्ज़िट एंट्री किधर से होगा। और स्ट्रक्चर तो क्या स्ट्रक्चर इंजीनियर करते ही हैं, फायर के जो कंसल्टेंट है वो फायर का डिज़ाइन दे देते हैं, उसको स्ट्रिक्टली हम लोग को फॉलो करना चाहिए, तभी जाकर के बिल्डिंग सेफ रहेगी और लोग भी सेफ रहेंगे। हॉस्पिटल बिल्डिंग में अगर कैफेटेरिया है या कैंटीन है और उसमें आईसीयू वार्ड है, इसी तरह का चीज़ आपको होटल्स में भी हम देखते हैं, या बड़े बड़े जितने भी मॉल हैं, सिनेमा घर हैं, उन सब में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ही अक्सर इस तरह की जो है वो ह्यूज गैदरिंग होती है और फिर इस तरह की दुर्घटना होने की संभावना। जैसे जो डिज़ाइन है, जो फायर डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसमें सारा कुछ डिटेल दिया रहता है और फायर डिपार्टमेंट में पूरी टीम बैठती है। वो लोग सब लोग एक ही चीज़ जांच करते हैं। अगर उन्हें अलाउ किया तो कर सकते हैं, अलाउ नहीं किया तो नहीं कीजिए उसको। बहुत सारे लूप होल्स की चर्चा हो रही है इन दौरान कि जितने भी इमारतें बनी हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे बने हैं, और बिल्डिंग बायलॉज अलग अलग टाइम पीरियड पे अमेंड होते रहे हैं। ये एक बड़ा लूप होल है। कैसे है ये लूप होल और इसको कैसे सुधारा जा सकता है? उसको लूप होल नहीं करेंगे। बायलॉज रेगुलर रिवाइज होता रहता है एज़ पर कन्वीनियंस। जैसे शहर की आबादी बढ़ती है तो बायलॉज रिवाइज होता रहता है। तो जो बिल्डिंग जिस समय अप्रूव हुआ उस पर उसी समय का बायलॉज लगता है, तो जो अप्रूव प्लान है उसी को फॉलो करें। तो वो जो कंसल्टेंट है वो कभी नहीं चाहेगा कि डेविएट करके बनाए। तो डेविएशन करता कौन है? जो बना रहे हैं वो डेविएट करते हैं। तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि डेविएशन नहीं करें, उसका परिणाम बहुत भयावह होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है। क्या आप लगता है कि यहाँ पर भी कुछ डेविएशन हुआ होगा जिसका नतीजा जो है ये हुआ, या फिर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है? वो तो खैर टीम जांच कर रही है, उसमें सारा कुछ सामने आ जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसमें भी एडिशन किया गया, मतलब जो भी एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया था उसके बाहर ऑब्वियसली हुआ होगा, तभी तो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है।
हमने मालवीय नगर में जो अभी, हालाँकि ये कोई पहली घटना नहीं है, ना ही ये कोई आखिरी घटना है, लेकिन अभी ही जो 2 दिन पहले, जो प्रसाद हॉस्पिटल से 1 दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में घटना घटी और वहाँ पे तो बहुत बड़ी त्रासदी हुई। विदेश के भी लोग थे और उसमें लगभग 21 लोग मारे गए। वहाँ पे देखा गया अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो गया था। अप्रोचेबल, जैसा आपने भी बताया, सड़क की चौड़ाई को लेकर के, इसके ऊपर कैसे ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ये इतनी माइन्यूट चीज़ें हैं कि हर किसी को नहीं समझ में आती हैं, लेकिन अगर आप एक लेमैन्स लैंग्वेज में इसको समझाना चाहें तो कैसे समझाएं? ये जैसे बिल्डिंग वालों से पूरा एक चार्ट है। जैसे हम लोग 40 फीट के नीचे वाले रोड में कहीं कमर्शियल अप्रूवल नहीं मिलता है, लेकिन लोग कमर्शियल बना लेते हैं, वो गलत है। उसके बाद 40 फीट के ऊपर में आपका हाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओल्ड एरिया में, न्यू एरियाज़ में भी ऐसा है कि ओल्ड एरिया न्यू एरिया अलग अलग करके हाइट एज़ पर रोड विथ डिफाइन किया हुआ है और उसी ढंग से नक्शा पास होता है। नक्शा पास तो वालों से हो जाता है, एग्जीक्यूशन वैसे नहीं हो पाता है। तो उस पर ध्यान रखना है कि जैसा पास है हम लोग वैसा का वैसा ही बना लें तो सब लोग सेफ़ रहेंगे। एग्ज़िट और एंट्रेंस सब अप्रूवल के टाइम देखा जाता है, बिना उसको चेक किए कोई अप्रूव नहीं करता है। तो अप्रूवल ड्राइंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। यहाँ पे भी एक बिंदु आया था एग्ज़िट को लेकर कि सिंगल एग्ज़िट जो है वो सबसे बड़ा इशू बनता है। ठीक है, जब हमने कुछ आर्किटेक्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि आईसीयू बनाने के लिए ऐसा कुछ ये नहीं कि और कौन से लेवल पे बनना चाहिए, लेकिन हाँ उसके एग्ज़िट का तो कुछ होना चाहिए ना। क्या है कि अगर आप आईसीयू बनाते हैं तो उसमें एग्ज़िट किस तरह के होना चाहिए, स्पेस क्या होना चाहिए? एग्ज़िट और एंट्री तो मैंडेटरी है ही है, आप किसी भी फ्लोर पे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। लेकिन आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं वो शायद चलने में असमर्थ ही रहते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग निकाल के और सेफ जगह पे ले जाएं। और मेनली क्लोज्ड एरिया में सफोकेशन होता है, तो हम लोग को स्मोक निकलने का रास्ता होना चाहिए, सब पूरा बंद नहीं करना चाहिए। बंद रखें तो वैसे इमरजेंसी केस में हम लोग ग्लास तोड़ के स्मोक को निकाल दें, जितना स्मोक निकलेगा उतना थोड़ा यहाँ पे कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। तो हम लोग पूरा बंद नहीं करें, इंटीरियर में या फिक्सचर्स लगाने के टाइम में हम लोग बंद नहीं करें। फिर जो मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं आईसीयू में या कहीं भी, उसकी फायर रेटिंग पे ध्यान दें। तो जिसकी फायर रेटिंग हायर होगी वैसा मटेरियल हम लोग लगाएंगे तो उसमें आग देरी से पकड़ती है। उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए हम लोग को। हम यहाँ के, मैं किसी एक संस्थान के बारे में नहीं कह रही हूँ, हालांकि जो प्रसाद हॉस्पिटल अभी चर्चा में है तो उसमें भी जो उसका बेसमेंट है उसमें उसकी फार्मेसी थी और बहुत सारे ऐसे इमारत हैं, मॉल हैं जो अपने ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं। तो इन दोनों मामलों में, प्रसाद हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर बेसमेंट में फार्मेसी और बाकी सभी जगहों पर जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं बेसमेंट में, इस पर क्या कहना चाहिए? बेसमेंट में कोई हैबिटेबल एक्टिविटी अलाउड नहीं है, वो अप्रूव नहीं हुआ होगा। तो जब अप्रूव नहीं है तो इसका मतलब इलीगली आप चला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर, तो ये एज एन आर्किटेक्ट जब आप लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि मान लीजिए आप लोगों ने, क्योंकि अभी मई में जो है बिल्डिंग बाय लॉ जो बिहार का है इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं जिसमें आर्किटेक्ट्स को भी विजिट करना होगा, लेकिन एक सीमा तक ही विजिट कर सकते हैं। अगर उसके बाद कंस्ट्रक्शन कोई कर लेते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है और इसके लिए क्या कोई प्रोसीजर अमेंड किया गया है अभी? हाँ, उसमें हर एक लेवल पे हम लोगों को सुपरविजन रिपोर्ट देना है कि अप्रूव ड्राइंग के हिसाब से बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर हम लोग रिपोर्ट कर देंगे अप्रूव ड्राइंग के हिसाब से नहीं बन रहा है तो फिर प्रशासन उस पर एक्शन लेगा, जो पहले भी होता था। पहले भी मेरे सुपरविजन रिपोर्ट्स पे काफ़ी सारे बिल्डिंग्स पे एक्सीडेंट हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं है। फ्लैट्स में हम मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं, दिल्ली से सबसे ज़्यादा घटनाएं आती हैं कि फ्लैट्स में जब आग लग जाते हैं और काफ़ी ऊंचे ऊंचे जो फ्लैट्स हैं उस पर फिर आग बुझाना, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, भले वहाँ पे वेंटिलेशन हो। लेकिन अगर मान लीजिए 14-15 माले की कोई बिल्डिंग है और उसमें अगर आग लग जाती है तो वहाँ पे ऊपर के फ्लोर भी क्षतिग्रस्त होते हैं और नीचे भी धुएँ की वजह से काफ़ी लोग परेशान होते हैं। वैसी स्थिति में आप एज एन आर्किटेक्ट क्या देखते हैं इस मामले में? फ्लैट्स बनाते समय, अपार्टमेंट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? सो बहुत बेसिक रूल है कि जो भी एंट्री है वो मिनिमम 30 मीटर्स पे होना चाहिए। जो भी एंट्री एग्ज़िट है मिनिमम 30 मीटर्स पे होना चाहिए, वो ध्यान रखते हैं। वहाँ से 30 मीटर पे एंट्री एग्ज़िट होना ही चाहिए किसी भी फ्लैट से, बेसिक वो ध्यान। फिर उसके बाद दूसरा जो लिफ्ट है उसमें एक लिफ्ट एक्चुअली फायर लिफ्ट होना चाहिए, जो कि फायर के केस में यूज़ कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लगता है, बल्कि ऐसे भी लगाना चाहिए, फायर लिफ्ट ही लगाना चाहिए, वो सेफ़ होता है। फिर स्मोक रूम टू रूम भी ट्रांसफ़र करता है तो उसको भी पूरा प्रॉपर्ली सील होना चाहिए। मतलब बेसिकली अगर फायर के नॉर्म्स हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो इस तरह की दुर्घटनाएँ बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल हो जाएंगी। तो क्या फायर के नॉर्म्स आप लोग भी जब नक्शा बनाते रहते हैं तो उसमें वो सारा इंक्लूडेड होता है या ये कम्प्लीटली फायर डिपार्टमेंट के ऊपर?
नहीं, हमारे जो फायर कंसल्टेंट होते हैं वो फायर डिपार्टमेंट को बना के देते हैं, फायर डिपार्टमेंट उनको चेक करता है और उसको अप्रूव करता है, तभी वो इम्प्लीमेंट होता है। और फिर बनने के बाद वो तो लगता है प्रीलिमिनरी अप्रूव हो गया, बनने के बाद जो ओनर हैं उनको फायर डिपार्टमेंट से एक एनओसी लेना होता है। एनओसी के टाइम में डिपार्टमेंट आके पूरा जांच करता है कि सारा इक्विपमेंट लगा या नहीं लगा और वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद ही फायर डिपार्टमेंट एनओसी इशू करता है और वो हर एक साल कराना पड़ता है। जब भी कोई आग इस तरह की लगी है किसी भी जगह पर, तो या तो उसका कारण शॉर्ट सर्किट है, सिलेंडर ब्लास्ट है, एसी ब्लास्ट है, यहाँ पर कहा जा रहा है, हालांकि अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है कि क्या किस वजह से आग लगी है, वेंटिलेशन ब्लास्ट की बात कही जा रही है। इस तरह के ब्लास्ट के पीछे क्या कारण था? क्या वो लापरवाही है या ये भी एक एक्सीडेंट ही है? नहीं, ये भी एक्सीडेंट है। ये बेसिकली अब वो तो जांच अभी चल रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है ओवरलोड हुआ हो या कहीं शॉर्ट सर्किट हो, तो शॉर्ट सर्किट पर बिजली विभाग या जो कंसर्न अथॉरिटी है वो चेक करके अपना रिपोर्ट देगी कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ था, वो हम लोग नहीं बता सकते। अच्छा, 15 मई को जो नया बिल्डिंग बाय लॉ जो बिहार का बनाया गया है और इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, जिसमें आर्किटेक्ट्स को खुद सुपरवाइज करना है, फिजिकली प्रेजेंट होना है जो भी जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस जगह पर। क्या आप इसको उचित मानते हैं? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अप्रूविंग अथॉरिटी को बहुत वर्कलोड होता है, तो अप्रूवल प्रोसेस में बहुत समय लगता है, तो उससे थोड़ा समय बचेगा। और पहले भी ये सिस्टम था, तो हम लोग जाके विज़िट करते थे और अथॉरिटी को रिपोर्ट करते थे। अभी भी वैसे ही है, हम लोग उसको अप्रूवल करने के बाद जाके उसको देखेंगे कि बायलॉज बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा तो फिर रिपोर्ट करेंगे, तो उस पर प्रशासन एक्शन लेगा। तो ये तमाम बातें थी बिल्डिंग बायलॉज और जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं, और उसके बाद वहाँ पर अगर कोई किसी तरह की दुर्घटना होती है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है, कैसे हम उसको काफ़ी हद तक जो है वो मिटिगेट कर सकते हैं, जैसा कि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो है वो पढ़ते हैं। तो इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए आर्किटेक्ट विपुल कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप अपने कमेंट्स या अपने सुझाव ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो वो बताइएगा, दोबारा हम इनको बुलाएंगे और आपकी उस प्रश्न को पूछकर आपके उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।